कॉमर्स, सरदार पटेल हिंदू का इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर। जैसा कि आप देख चुके हैं कि पिछली वीडियो में मैंने 6th 7th 8th 9th क्लास को जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको लेजर पढ़ाया था, और अब मैं आपको लेजर के एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। उस क्वेश्चन से आप पूरा लेजर बनाना सीख जाएंगे। अच्छे से आप इस वीडियो को देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, जिससे इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके और स्टूडेंट्स इससे लाभ उठा सकें। आपको पता ही है कि लेजर चाहे आप 6th क्लास में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में, 10th 11th 12th सारे किसी भी क्लास में हो, BCom MCom सब जगह आपको लेजर बनाने पड़ते हैं। तो बेटर होगा कि आप भी जो है लेजर बनाना अच्छे से सीख जाइएगा, जिससे आपको आगे कोई लेजर बनाने में प्रॉब्लम ना आए। तो हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग प्रोसेस यानी कि अकाउंटिंग प्रक्रिया में सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड करते हैं हम, वो जर्नल यानी कि रोजनामचे में रिकॉर्ड करते हैं। जो लेन देन होते हैं, लेन देनों को सबसे पहले जो रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम रोजनामचा या जर्नल कहते हैं। जर्नल के बाद हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, लेजर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया, इसके हम जर्नल रोजनामचा बनाएंगे और फिर रोजनामचे से हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे। तो जो क्वेश्चन है हमारा वो दिया हुआ है, निम्न लेन देनों को रमेश के जर्नल में लिखकर दिखाइए तथा उनकी खाता बही में खतौनी कीजिए। खाता बही का मतलब होता है लेजर। तो अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन में, 1 अप्रैल को रमेश ने नगद रुपए से व्यापार प्रारंभ किया था 15,000 रुपये से, पहला ट्रांजैक्शन था। दूसरा 2 अप्रैल का था, नगद माल खरीदा 2,000 रुपये का, मोहन से खरीदा आपने 1,000 रुपये का। और ऐसे ही और सारे ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं। नकद माल बेचा 2,800 रुपये का, फर्नीचर खरीदा, अलमारी खरीदी, मोहन को दिए। ये सारे ट्रांजैक्शन आपके दिए हुए हैं। इन ट्रांजैक्शन के लिए सबसे पहले तो आप जर्नल बनाना है। तो जर्नल के लिए देखिए, इसमें रमेश का जर्नल लिख दिया गया। इसमें मैंने बताया था आपको 5 कॉलम होते हैं, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, धनराशि ऋणी, धनराशि धनी। तो एक एक ट्रांजैक्शन को हम लेते जाएंगे और उसका जर्नल बनाते जाएंगे। तो पहला ट्रांजैक्शन है, रमेश ने नकद रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। तो मैंने बताया था कोई भी लेन देन होता है उस लेन देन के 2 रूप होते हैं। तो यहाँ 2 रूप कौन कौन से हैं? एक तो नकद का मतलब रोकड़, और दूसरा रमेश ने व्यापार प्रारंभ किया। तो जब भी कोई मालिक अपना पैसा लगाकर, अपना गुड्स लगाकर, अपनी संपत्ति लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है, जो मालिक द्वारा, ऑनर द्वारा इन्वेस्टमेंट होता है, उसे हम पूंजी कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं रमेश दूसरा रूप, या दूसरा रूप को पूंजी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जब भी हम व्यापार प्रारंभ करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि व्यापार प्रारंभ करने से मालिक द्वारा जो रुपया है वो व्यापार में आया करता है, मालिक देता है और व्यापार में आता है। तो हम जर्नल एंट्री जब बनाएंगे तो व्यापार में रुपया, व्यापार में रोकड़ आई है, और रोकड़ पर जो नियम लगेगा वो कौन सा नियम लगेगा? आपका वास्तविक खाते का। वास्तविक खाते का नियम है आने वाली वस्तु ऋणी। तो रोकड़ आई है, रोकड़ को ऋणी कर दीजिएगा। और इसके अलावा रुपए को देने वाला कौन है? रमेश। लेकिन आपको पता है रमेश का जर्नल बना रहा है, रमेश का रोजनामचा बना रहा है, तो जिसका रोजनामचा बनाते हैं उसकी पुस्तकों में उसका नाम नहीं आता, तो रमेश का नाम नहीं आएगा। तो अब रमेश पर जो नियम लगता है वो व्यक्तिगत खाते का नियम लगता है। तो आप रमेश की जगह पर पूंजी लिख देंगे। तो व्यक्तिगत खाते का नियम है देने वाले को धनी करते हैं, तो रमेश यहाँ पर देने वाला था, रमेश को धनी करना चाहिए था, लेकिन रमेश की जगह क्या लिख देंगे? पूंजी को लिख देंगे। तो क्या एंट्री बन जाएगी आपकी? रोकड़ आई है तो रोकड़ खाता ऋणी, और पूंजी खाते का 15,000 रुपये 1 अप्रैल को। नरेशन में लिख देंगे नगद रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। नेक्स्ट एंट्री देखिएगा, दूसरी है नकद माल खरीदा। तो इसमें भी 2 रूप होते हैं, एक तो नकद यानी कि रोकड़, और दूसरा माल। जब खरीदेंगे तो माल व्यापार बिजनेस में आएगा, तो आने वाली वस्तु ऋणी और जाने वाली वस्तु धनी, रोकड़ जाएगी। तो माल आया, माल खाता ऋणी, रोकड़ खाते का लिख सकते हैं। लेकिन मैंने बताया था जब माल को खरीदते हैं तो क्रय लिखते हैं माल की जगह पर, माल के स्थान पर। तो क्या एंट्री बन जाएगी? क्रय खाता ऋणी, रोकड़ खाते का। कितने रुपए से? अमाउंट देखिए, दूसरी एंट्री बन गई क्रय खाता ऋणी, रोकड़ खाते का 2,000 रुपये। इसके बाद थर्ड एंट्री देखिएगा, मोहन से माल खरीदा। अब यहाँ पर मैंने बताया ना ही नगद दिया हुआ ना उधार दिया हुआ, लेकिन मोहन का नाम दिया हुआ है, तो उधार माल खरीदा है। तो उधार माल खरीदने पर भी माल आएगा, तो क्रय खाता ऋणी हो जाएगा, माल आएगा तो आने वाली वस्तु ऋणी। और दूसरा जो रूप है वो मोहन है, मोहन देने वाला है, मोहन का।
तो क्या एंट्री बन गई आपकी, क्रय खाता ऋणी मोहन का, क्रय खाता ऋणी मोहन का 1000 रुपये। अब इन दोनों एंट्री पर आप देखें, 2 अप्रैल वाली और 4 अप्रैल वाली एंट्री पर थोड़ी नज़र डालें तो दोनों में माल खरीदा गया था, इसलिए क्रय खाता दोनों में ऋणी है। लेकिन पहली एंट्री में 2 अप्रैल वाली एंट्री में आप देखें, इसमें नकद खरीदा था तो रोकड़ गई थी, तो रोकड़ को धनी कर दिया। इसमें उधार खरीदा है तो उधार खरीदने का मतलब है जिस व्यक्ति से आपने उधार माल खरीदा है, इस व्यक्ति का रुपया आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है। तो हमारे ऊपर जब रुपया है इसका, तो हमारे ऊपर जिन लोगों का रुपया होता है उसे हम इंग्लिश में क्रेडिटर्स और हिंदी में लेनदार कहते हैं, यानी कि वो कुछ टाइम के बाद रुपया लेने आएंगे। और क्रेडिटर्स की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो क्रेडिट होती है, इसलिए जर्नल एंट्री में मोहन को क्या कर दिया गया, धनी, धनी को ही क्रेडिट कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखो, मोहन सपोज कर लीजिए 1 महीने के बाद पैसे लेने आया, तो 1 महीने के बाद मोहन रिसीवर हो जाएगा, पाने वाला, तो मोहन को ऋणी कर देंगे और रोकड़ जाएगी तो रोकड़ खाते का। तो 1 महीने के बाद ही एंट्री बनाएंगे, अभी नहीं बनाना। तो आ गया समझ में, यानी कि जब भी नकद माल खरीदा जाए तो रोकड़ जाती है, और जब उधार माल खरीदा जाए तो किसी का पैसा देना होता है, जिसका पैसा देना होता है उसे क्रेडिट करते हैं, धनी करते हैं, क्रेडिटर्स होता है वो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखें आपकी 5 अप्रैल की, नकद माल बेचा, नकद माल बेचने से रोकड़ आएगी और माल जाएगा। तो रोकड़ आई है, आने वाली वस्तु डेबिट, ये कौन से खाते का नियम है आपका, वास्तविक खाते का। तो रोकड़ खाता ऋणी, माल गया तो माल जाने वाली वस्तु धनी, जाने वाली वस्तु धनी, यानी रोकड़ वो विक्रय खाते का माल को धनी कर दीजिए, या जब बेचते हैं तो विक्रय लिखते हैं, विक्रय खाते का 2800 रुपये। ये एंट्री बन गई आपकी। नेक्स्ट एंट्री में देखें, फर्नीचर खरीदा, तो इसमें भी 2 रूप हैं, एक तो फर्नीचर आपके पास आया है और रोकड़ गई है। वास्तविक खाते का नियम लगता है संपत्ति पर, रोकड़ पर और आपके गुड्स पर। तो फर्नीचर आया, फर्नीचर खाता ऋणी, रोकड़ खाते का कितना, 3200 रुपये। फर्नीचर खाता ऋणी, रोकड़ खाते का 3200 रुपये से। नरेशन लिख देंगे, नगद फर्नीचर खरीदा, ये नीचे नरेशन लिखी होती है ये वाली कि नकद फर्नीचर खरीदा, ये नरेशन लिखी हुई है, ये हर क्वेश्चन में आपको लिखनी होती है नीचे, तो वही लिख देते हैं जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसी को ही। इसके बाद अलमारी खरीदी, तो अलमारी आई है, अलमारी खाता ऋणी, रोकड़ खाते का, अलमारी खाता ऋणी, रोकड़ खाते का, अलमारी आई है, आने वाली वस्तु ऋणी, जाने वाली वस्तु धनी। इसके बाद देखें, मोहन को दिए, तो मोहन को जब दिए हैं, अमाउंट में देख लीजिए मोहन को कितने रुपए दिए, 500 रुपये। तो मोहन को जब दिए हैं तो मोहन पाने वाला है, और मोहन पर नियम लगेगा व्यक्तिगत खाते का, व्यक्तिगत खाते का नियम होता है पाने वाला ऋणी। तो मोहन ऋणी और रोकड़ हमारे पास से जाएगी रोकड़ खाते का 500 रुपये। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में देखें, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो है आपका ओम प्रकाश से माल खरीदा। फिर यहाँ पर देखें, माल खरीदा, ओम प्रकाश का नाम आया हुआ, तो उधार माल खरीदा है। उधार माल में नाम आता है, नकद खरीदने पर रोकड़ का नाम आता है, और उधार खरीदने पर उस व्यक्ति का नाम आता है। तो माल खरीदा, खरीदने को क्रय कहते हैं, क्रय हमेशा ऋणी होता है। तो क्रय खाता ऋणी, और देने वाला कौन है, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश का, ओम प्रकाश का, क्रय खाता ऋणी, ओम प्रकाश का 1500 रुपये। हमेशा ध्यान रखिए, आपने 3 एंट्रियां देखी क्रय की, तो क्रय जब भी होगा तो माल आता है, और क्रय हमेशा माल खरीदने पर क्रय खाता ऋणी होता है, माल बेचने पर विक्रय खाता धनी होता है। अब इससे उल्टा होता, देखिए, खरीदा हुआ माल अगर वापस करें तो वापस करने पर तो माल जाएगा, तो क्रय खाता ऋणी हुआ था। जब माल जाता है, जाने वाली वस्तु क्रेडिट करते हैं, धनी करते हैं, तो वो होती है क्रय वापसी। क्रय किया हुआ माल वापस करेंगे, क्रय वापसी, तो क्रय वापसी हमेशा धनी होती है, क्रेडिट होती है। क्रय हमेशा ऋणी, यानी कि माल खरीदने पर क्रय खाता ऋणी होता है, और जब खरीदा हुआ माल वापस करते हैं तो क्रय वापसी खाता हमेशा धनी, यानी कि क्रेडिट होता है। ऐसे ही विक्रय खाता हमेशा क्रेडिट होता है माल बेचने पर, और बिका हुआ माल जब वापस आ जाता है तो आने वाली वस्तु ऋणी होती है, यानी कि विक्रय वापसी हमेशा ऋणी होती है। ये कुछ चीज़ें आप ध्यान रखा करें। इसके बाद देखिए आता है आलेखन सामग्री। आलेखन सामग्री का मतलब होता है स्टेशनरी। स्टेशनरी आपने खरीदी 20 रुपये की, तो स्टेशनरी पर जो नियम लगता है वो लगता है आपका, कौन सा नियम लगता है स्टेशनरी पर, स्टेशनरी यानी कि खर्चा है, व्यय व जितने भी स्टेशनरी है, वेतन है, मजदूरी है, कमीशन है,
कटौती है, इन सब पर जो नियम लगता है वो अवास्तविक खाते का नियम लगता है। और अवास्तविक खाते का नियम होता है व्यय व हानियाँ ऋणी। तो जब हम आलेखन सामग्री खरीदेंगे स्टेशनरी, तो वो हमारे बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए व्यय है, व्यय को ऋणी करा जाएगा। तो आलेखन सामग्री खाता ऋणी 20 रुपये से, और रोकड़ आपके पास से जाएगी तो रोकड़ खाता का जाने वाली वस्तु धनी करते हैं 20 रुपये। इससे पहले देखिए एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पर आपका देखिए एक पेज ख़त्म हो गया था। जब एक पेज ये ख़त्म हो गया, तो एक पेज जब ख़त्म हो जाता है तो उस पेज का हम ऋणी और धनी का उसी पेज के अंत में टोटल कर देते हैं, जैसे टोटल ये हुआ, और इसके आगे लिख देते हैं योग आगे ले गए। तो इस पेज का जो टोटल आया था वो 30,150, आगे ले गए का मतलब है अगले पेज पर ले गए। अब इसी योग को जो है सबसे ऊपर जब अगला पेज स्टार्ट होगा तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा योग आगे लाए, यही 30,000 और 150, ये दोनों अमाउंट लिख दी। इसके बाद एंट्री शुरू करेंगे, तो ये आलेखन सामग्री वाली हो गई। इसके बाद देखें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है आपका वो दिया हुआ था ये दिया हुआ था आलेखन सामग्री, मोहन को माल वापस किया, मोहन को माल वापस किया। तो मोहन को जब माल वापस किया तो यहाँ पर देखिएगा मोहन को वापस किया तो मोहन पाने वाला है, तो मोहन पाने वाले को ऋणी करते हैं, व्यक्तिगत खाते का नियम लगेगा। और माल जब वापस करेंगे, इसका मतलब खरीदा हुआ माल वापस करा, तो वो माल हमारे पास से गया है, जाने वाली वस्तु धनी करेंगे। और ख़रीदा हुआ जब माल वापस करते हैं तो उसे क्रय वापसी कहते हैं, और जब बिका हुआ माल वापस आता है उसे विक्रय वापसी। तो क्रय वापसी खाते का 100 रुपये। देखिए एक एंट्री मुझे ऐसा लग रहा है ये मोहन को रोकड़ दी, ये वाली शायद आपको समझाने को रह गई है, तो देख लीजिएगा फिर से। मोहन को दिए 500 रुपये, नहीं हो गया थी ये एंट्री, मोहन को दिए, वैसे मोहन रिसीवर है, पाने वाले को ऋणी करेंगे, रोकड़ जाएगी, रोकड़ खाते का मोहन ऋणी, रोकड़ खाते का अगर ना हुई हो फिर से समझ लीजिएगा। इसके बाद आता है आपकी नेक्स्ट एंट्री, ये भी हो गई क्रय वापसी। अब अगली एंट्री, अगला जो लेखा था मोहन को नवीन कुमार को माल बेचा। तो यहाँ पर देखिए नवीन कुमार का नाम आया तो उधार माल बेचा है, तो नवीन कुमार यहाँ पर पाने वाला है, तो नवीन कुमार को ऋणी करेंगे, नवीन कुमार को ऋणी, और माल आपके पास से जाएगा तो माल खाता धनी। और जब माल बेच रहे हैं तो विक्रय लिख देंगे उस पर, नवीन कुमार ऋणी, विक्रय खाते का 1000 रुपये। अब अगली एंट्री देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ वेतन दिया 800 रुपये, किराया दिया। अब वेतन और किराया दोनों पर ही जो नियम लगता है वो अवास्तविक खाते का नियम लगता है, और अवास्तविक खाते का जो नियम है वो व्यय व हानियाँ ऋणी, लाभ व आय धनी। तो यहाँ पर देखिए वेतन दिया तो वेतन और रोकड़ हो गई एक, तो आपका एक, ठीक है। इसके अलावा आपका किराया दिया तो इसमें 2 रूप किराया और रोकड़ हो गई। तो वेतन वाले में भी दूसरा रूप रोकड़ है, किराए वाले में भी दूसरा रूप रोकड़ है। तो जहाँ पर दूसरा रूप एक जैसा हो तो वहाँ पर आप कंबाइंड एंट्री बना सकते हो, एक साथ में एंट्री बना सकते हो। तो यहाँ पर देखें वेतन और रोकड़ दोनों को ही आपको ऋणी करना है। अब ये भी ध्यान रहे कि रोकड़ दूसरा रूप एक ही तो था और दोनों धनी करना था, और दोनों में रोकड़ खाता धनी करना। तो वेतन खाता ऋणी, किराया खाता ऋणी, और रोकड़ खाते का ये बना लीजिए, वेतन खाता ऋणी, किराया खाता ऋणी, और रोकड़ खाते का, वेतन खाता ऋणी, किराया खाता ऋणी, और रोकड़ खाते का, दोनों का टोटल लिख दीजिए, रोकड़ खाते का 1550 रुपये। अब यहाँ पर जो पहले टोटल आपका आया था 30,150, और इसमें ये अमाउंट भी सब जोड़ देंगे तो कुल टोटल हो जाएगा 32,820। ये दोनों साइड का टोटल बराबर आता है। डबल एंट्री सिस्टम हमें यही बताता है, डेबिट क्रेडिट का दोनों का पक्ष का टोटल बराबर होता है। अब इसके बाद हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे, तो देखिए लेजर कौन कौन से बनेंगे, अब ये बात आती है। तो लेजर जितनी भी एंट्रियों में नाम आए हैं वो सारे लेजर बनेंगे। कोई लेजर पहले बना दीजिए, कोई बाद में बना दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बेहतर होगा कि आप सीक्वेंस में जैसे पहले रोकड़ का लेजर बना लें, फिर पूंजी का बना लें, फिर क्रय का बना लें। यहाँ पर देखिए रोकड़ आई है तो रोकड़ का ऑलरेडी आपने बना चुका, क्रय का आप बना चुके हैं, फिर मोहन का बना लीजिए, फिर विक्रय का बना लीजिए, फर्नीचर का बना लीजिए, अलमारी का बना लीजिए। रोकड़ का बना हुआ इसलिए नहीं बनाइए। मोहन का यहाँ पर ओम प्रकाश का बना लीजिए, फिर आलेखन सामग्री का बना लीजिए, फिर आपका जो क्रय वापसी है उसका बना लीजिएगा, नवीन का, और वेतन और किराया, ये लेजर इसमें बनने आए। एक लेजर एक ही बार बनता है, एंट्री चाहे कितनी भी बार आए, क्योंकि लेजर बनाने का जो हमारा खाता बही बनाने का उद्देश्य यही है
कि डिफरेंट जो अलग अलग एंट्रियाँ कई बार आई हैं उन सबको एक ही स्थान पर इकट्ठा करना, एक ही स्थान पर कलेक्ट करना। तो पहला लेजर हम बनाते रोकड़ अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर रोकड़ खाता लेजर बनाया हमने। अब लेजर में जो कॉलम होते हैं वो 8 कॉलम होते हैं। एक तो 4 कॉलम ऋणी पक्ष में होते हैं, 4 कॉलम धनी पक्ष में। ये आपका देखिए ऋणी पक्ष है ये वाला, और ये आपका धनी पक्ष है। 4 कॉलम ऋणी के हो गए, 4 कॉलम धनी के हो गए। तो अब आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री में ये देखना है, जब आपने ऊपर देखिए रोकड़ लिख दिया रोकड़ खाता, तो अब अंदर तो रोकड़ कहीं पर भी नहीं आएगा, और आपको जर्नल में रोकड़ का नाम देखना है कि रोकड़ डेबिट हुई है या क्रेडिट हुई। जैसे पहली एंट्री देखें, रोकड़ खाता ऋणी है 1500 रुपये से, तो रोकड़ खाता जब ऋणी है तो इसकी एंट्री रोकड़ खाते के ऋणी पक्ष में होगी। लेकिन रोकड़ खाते में रोकड़ का नाम नहीं आएगा, तो किसके नाम से होगी एंट्री, पूंजी खाते का से एंट्री होगी। किसका होगा, दूसरे वाले का। अगर रोकड़ ऋणी है तो धनी वाले का नाम जाएगा, रोकड़ धनी है तो ऋणी वाले का नाम जाएगा, और रोकड़ ऋणी है तो धनी वाले का नाम ऋणी में लिखेंगे। तो देखें रोकड़ खाता ऋणी है तो इसकी पोस्टिंग ऋणी में होगी। ये देखिए इसकी पोस्टिंग ऋणी में हो गई, डेट 1 अप्रैल लिख दी, और ऋणी में पोस्टिंग, ये वाला ऋणी पक्ष है तो ऋणी में पोस्टिंग किसके नाम से हो गई, पूंजी खाते का 15,000 रुपये। ठीक है। अब इसमें यहाँ पर जो रोजनामचा प्रश्न संख्या है, जब बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रैक्टिकल हम वर्क करते हैं तो ऊपर जो रोजनामचा है उस पर ये इस वाले कॉलम में एक नंबर दिया होता है, वही नंबर वहाँ पे लिख देते हैं। और यहाँ पर देखिए खाता प्रश्न संख्या, जो खाता प्रश्न संख्या का है वो नंबर यहाँ पर लिख दिया जाता है, कहाँ कौन से पृष्ठ पर बना हुआ है। ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो ये पूंजी खाते का आ गया। अब दूसरी एंट्री में देखें, दूसरी एंट्री जो बनी हुई है उसमें देखें क्रय खाता ऋणी रोकड़ खाते का, रोकड़ धनी है तो धनी में किसके नाम से होगा, क्रय खाते से। ऋणी में का लिखा जाता है, धनी में से लिखा जाता है। तो क्रय खाते से देखिए धनी पक्ष में क्रय खाते से 2000 रुपये, डेट जो डेट है वो लिख देंगे। इसके बाद फिर देखिएगा रोकड़ का नाम, दूसरी एंट्री देख ली आपने, थर्ड एंट्री में रोकड़ का नाम नहीं था, इसलिए इस एंट्री को रोकड़ खाते में नहीं जाएगी, ये क्रय खाते में जाएगी या मोहन खाते में। अगली एंट्री में देखें, रोकड़ खाता ऋणी विक्रय खाते का है, तो रोकड़ खाता यहाँ पर ऋणी, ऋणी में किस नाम से जाएगा, विक्रय खाते का। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपका विक्रय खाते का, क्या लिखा हुआ है, ये विक्रय खाते का। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में देखिएगा, अब रोकड़ का नाम देखना है आपको। फर्स्ट एंट्री हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, फिफ्थ में देखें फर्नीचर खाता ऋणी रोकड़ खाते का, रोकड़ धनी है, धनी में लिख देंगे फर्नीचर खाते से। ठीक है। फिर यहाँ पर भी रोकड़ खाता धनी है तो अलमारी खाते से, यहाँ पर भी रोकड़ खाता धनी है मोहन से। ठीक है। ये 3 एंट्रियाँ देख लीजिए आप यहाँ पर, देखिए फर्नीचर खाते से, अलमारी से और मोहन से। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो एंट्री है आपकी, ये इसमें क्रय और ओम प्रकाश है, रोकड़ नहीं है, छोड़ दीजिएगा। आलेखन में यहाँ पर रोकड़ खाता का है यानी धनी है, तो आलेखन सामग्री खाते से, इसमें भी एंट्री में नहीं है, इसमें भी नहीं है नाम। और यहाँ पर भी देखिए रोकड़ खाते धनी है तो वेतन खाते से और किराया खाते से। तो देखिए यहाँ पर आलेखन सामग्री, वेतन खाते से और किराया खाते से। अब यहाँ तक की एंट्री हो गई। अब आपको क्या करना है, रफ पर पहले ऋणी पक्ष में जितना भी अमाउंट दिया हुआ है इन दोनों का टोटल रफ पे कर लीजिएगा। फिर क्या करना है आपको, फिर करना है आपको इधर धनी पक्ष का। तो धनी पक्ष का जो टोटल है यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि धनी पक्ष का जो टोटल है देखिए यहाँ से ये जो टोटल है धनी पक्ष का, यानी कि धनी पक्ष का ये टोटल ये आया आपका ये। तो धनी पक्ष का जो टोटल है ये वाला, अभी आपको बताते हैं धनी पक्ष का ये टोटल यहाँ 2000 से लेकर 750 तक, 2000 से लेकर ये 2000 से लेकर ये नीचे 750 तक, 750 तक का ये टोटल कर दीजिए अलग रफ पर। तो रफ पे टोटल करेंगे, देखो इसका टोटल आ रहा 17,800, इसका टोटल आ रहा 17,800।
कितना टोटल आ रहा, ऋणी का जो टोटल आ रहा वो 17,800 आ रहा। ऐसे ही धनी का जो टोटल करेंगे आप धनी पक्ष का, तो धनी पक्ष का आएगा 11,420। ये अब रफ पे ये करना है आपको, इस टोटल में से इसको माइनस कर दीजिए 0, 8 और इधर 7 में से 3, ये बचा 6,380 रुपये। यानी कि धनी के टोटल में से आपने क्या करा, ऋणी के टोटल को माइनस कर दिया। तो धनी का 17,800, और ये भी ध्यान रहे आपको, जो टोटल ज़्यादा वाला होता है उसका टोटल यहाँ पर लिखा जाता है। ये दोनों जो मोर देन टोटल हैं वो लिखे हैं आपने, ये वाला ज़्यादा टोटल था, यही ज़्यादा वाला टोटल यहाँ लिख दिया, कम वाला टोटल जो 11,420 था उसे नहीं लिखेंगे। अब 17,800 में से रफ पे आपने 11,420 जब माइनस करे 6,380 आया, इसे लिख दिया शेष आगे ले गए। तो अब देखें ये 6,380 आपने रफ पे माइनस करने के बाद जब लिखा तो अब दोनों साइड का टोटल 17,800 हो गया, इसे 6,380 को इंक्लूड करके ये शेष आगे ले गए। और अगला क्योंकि अप्रैल मंथ का था ये, मई मंथ में इसको यहाँ पर ले आएंगे, शेष आगे लाए 6,380। अब मई मंथ में जब आप एंट्रियाँ बनाएंगे, लेन देन करेंगे, तो उन लेन देन की भी जर्नल एंट्री बनाएंगे। उन जर्नल एंट्रीज़ को मई मंथ में ऐसे जितना जहाँ जहाँ रोकड़ ऋणी है उधर इधर पोस्टिंग कर देंगे, धनी वाले को इधर, ऐसे ही मई के अंत में निकाल लेंगे। फिर जून में ऐसे ही निकलेगा, जुलाई में ऐसे ही पूरे साल तक ये चलता रहेगा। अब आप यहाँ पर देखें आखिर रोकड़ खाता बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य था कि रोकड़ से संबंधित सारी जो डिटेल है, सारी सूचना है वो हमें रोकड़ खाते से मिल जाए। तो रोकड़ खाते से देखिए हमें सूचनाएं मिल रही हैं, 2 सूचनाएं मिलती हैं इससे कि रोकड़ कहाँ कहाँ से आई है और कहाँ कहाँ गई है। तो रोकड़ देखें कहाँ कहाँ से आई है। सबसे पहले यहाँ पर देखें पूंजी से 15,000 रुपये बिजनेस में आए थे, माल बेचने से 2,800 रुपये आए थे। अब रोकड़ गई कहाँ है, माल क्रय किया उससे 2,000 रुपये चले गए थे, फर्नीचर खरीदा उसमें 3,200 रुपये चले गए थे। और इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, फर्नीचर अलमारी खरीदने से 4150 मोहन को दिए, आलेखन सामग्री खाते में वेतन दिया, किराया दिया, ये सब 11,420 रुपये चले गए। तो अब आपके पास रोकड़ बची हुई कितनी है, 6,380 रुपये। ये आपका रोकड़ खाता तैयार हो गया। अब इसके बाद आप पूंजी खाता बनाएंगे। तो पूंजी खाते में जैसा कि आपने ऊपर रोकड़ खाता लिख दिया तो रोकड़ का नाम देखा था, पूंजी खाता ऊपर लिख दिया है तो पूंजी का नाम देखेंगे। पूंजी का नाम देखिए पहली एंट्री में है, पूंजी खाता क्या है, धनी है। यहाँ पर पूंजी खाता क्या है, यहाँ पर धनी। तो पूंजी खाते के धनी में किसका नाम जाएगा, पूंजी का नहीं जाएगा, रोकड़ का जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूंजी खाते के धनी में रोकड़ खाते से लिख दिया 15,000 रुपये। आप देखें दूसरी जगह कहीं भी जर्नल एंट्री में पूंजी खाते का नाम नहीं है। जब सारी एंट्रियाँ पोस्ट हो जाती हैं तो उस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर भी वही करना है कि डेबिट में देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्रेडिट में 15,000 रुपये लिखे हुए हैं। तो टोटल किधर का ज़्यादा है, 15,000 ज़्यादा है। और रफ पे 15,000 लिख के इधर डेबिट का टोटल 0 था, 0 माइनस करेंगे तो 15,000 बचेगा। तो यहाँ पर 15,000 शेष लिख दीजिए। अब दोनों साइड का टोटल जो है वो इक्वल हो गया। इसे क्या लिख देंगे, शेष आगे ले गए और शेष आगे लाए। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझनी है, वो आपको ये समझना है कि आप देखें, एक चीज़ आपको ये समझना है यहाँ पर कि पहले आपने रोकड़ खाता बनाया था, तो रोकड़ खाते में आपने देखा डेबिट साइड का टोटल जो था वो था 17,800 और क्रेडिट साइड का जो टोटल था वो 11,420 था। तो टोटल किधर का ज़्यादा है, डेबिट का। तो ये शेष जो होगा ये किसका शेष है, जिसका टोटल ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे 5,000 रुपये किसी पर्सन के ऊपर हैं और उसके मेरे ऊपर 3,000 हैं। अब हम दोनों पर्सन एडजस्ट करना चाहें अपने पैसे को, तो किसके पैसे निकलेंगे, जिसके ज़्यादा हैं। तो मेरे 5,000 थे, उसके 3,000, तो मेरे 2,000 रुपये निकले ना। सेम इसी तरह से इसमें कि इसमें डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है। तो डेबिट का बैलेंस 6,380 रुपये है। ये बैलेंस लिखा तो क्रेडिट साइड में है लेकिन बैलेंस किसका है, ये डेबिट साइड में है। इसीलिए नेक्स्ट मंथ में ये डेबिट साइड में उतर के अगले पृष्ठ पे डेबिट साइड में अगले मंथ में चला जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखें ये क्रेडिट का टोटल ज़्यादा था तो ये पूंजी का बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस है। इसके बाद बनाएंगे हम क्रय खाता। तो क्रय खाता जब बनाएंगे तो क्रय का नाम लिखेंगे। तो क्रय का नाम देखेंगे तो क्रय का नाम देखिए पहली एंट्री में नहीं है, दूसरी एंट्री में क्रय खाता ऋणी है। तो ऋणी में आ जाएगा रोकड़ खाते का। फिर दूसरी एंट्री में क्रय खाता ऋणी है, ऋणी में आ जाएगा मोहन
का, फिर तीसरी में नहीं है, चौथी में नहीं है, नेक्स्ट एंट्री में देखिए यह है ओम प्रकाश वाली एंट्री में 15 अप्रैल वाली क्रय खाता ऋणी ओम प्रकाश का, ठीक है। इसके बाद कहीं पर भी क्रय खाता नहीं है। देखिए ये क्रय वापसी है, क्रय नहीं है, तो क्रय वापसी का खाता अलग बनता है, क्रय में नहीं जाती क्रय वापसी। तो इसमें देख लीजिए क्रय खाते में आपकी क्या क्या आ गया, रोकड़ खाते का 2000 आ गया, मोहन का और ओम प्रकाश का, इसका अब टोटल कर दिया आपने, टोटल हो गया 4500। क्रेडिट साइड में कोई भी अमाउंट नहीं है तो 4500 को क्रेडिट में अंतर ले लिया तो 4500 ही अंतर आया। अब यहाँ पर थोड़ा सा याद रखेंगे आप, अभी तक शेष आगे ले गए आप ये लिख रहे थे अंतर को, लेकिन कुछ खातों में आपको शेष आगे नहीं ले जाना है, उनको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे कौन कौन से खातों में। देखिए वर्ष मैंने आपको जो लेखांकन प्रक्रिया बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था जर्नल, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते बनते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंतिम खाते में डायरेक्ट चली जाती हैं। तो अंतिम खाते में 3 खाते बनते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाता, एक लाभ हानि खाता, एक बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा। तो जितनी भी चीज़ें आपकी ट्रेडिंग अकाउंट और लाभ हानि खाते में डायरेक्ट चली जाती हैं तो उसे वहीं पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके शेष नहीं निकालते हैं कि वर्ष के अंत में हमें प्रॉफिट निकालना होता। तो जैसे क्रय है, क्रय व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में लिखा जाता है तो इसलिए व्यापार खाते में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे, शेष नहीं निकालेंगे। और जब आगे मैं इसके बाद ट्रायल बैलेंस पढ़ाऊँगा, व्यापार खाता, इसके बाद फाइनल अकाउंट पढ़ाऊँगा, तो फाइनल अकाउंट जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर आराम से हो जाएंगी, ठीक है। ये आपका क्रय खाता बन गया। इसके बाद आप खाता बनाएंगे विक्रय खाता। तो विक्रय खाता कैसे बनाएंगे आप देखिए, विक्रय का नाम आपको देखना है। तो पहली एंट्री में विक्रय का नाम नहीं था, दूसरी में भी नहीं था, तीसरी में भी नहीं था, चौथी एंट्री में देखिए रोकड़ खाता ऋणी विक्रय खाता का, विक्रय खाता यहाँ पर धनी है, धनी में चला जाएगा रोकड़ खाते से, फिर इसमें नहीं है, विक्रय नहीं है, आगे भी नहीं है, आगे नहीं है। और देखिएगा एक एंट्री में और था शायद, मुझे ध्यान है, ये विक्रय खाते का नवीन कुमार, तो नवीन कुमार से, तो नवीन कुमार से चला जाएगा और रोकड़ चला जाएगा। तो रोकड़ खाते से नवीन कुमार से टोटल देखें 3800 रुपये, 3800 रुपये इसे भी विक्रय भी व्यापार खाते में जाता है, इसलिए व्यापार खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे 3800 रुपये। अब आप देखें, मैंने बताया था पहले, आप देखें क्रय को, आपको अगर टोटल क्रय मालूम करना है तो 3 जगह एंट्री देखना पड़ेंगी। अब आपकी क्रय से संबंधित जितनी भी सूचना है वो एक ही खाते में, क्रय खाते में एकत्रित हो गई। क्रय खाता हमें ये बता रहा, नगद माल 2000 से का खरीदा था, मोहन से 1000 का खरीदा था, ओम प्रकाश से 1500 खरीदा, टोटल कितने रुपए का, 4500 रुपये का माल खरीदा जिसे व्यापार खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। विक्रय खाता आपको बता रहा, नकद माल खरीदा 2800 रुपये का, नवीन से खरीदा 1000 रुपये का, टोटल 3800 रुपये का माल बेचा, विक्रय खाते में बेचने से, रोकड़ से नगद बेचा 2800 का और नवीन कुमार को बेचा 1000 रुपये, टोटल माल कितने का बेचा आपने, 3800 रुपये का विक्रय खाते में। इसके बाद मोहन खाते का, अब मोहन का खाता बनाएंगे। तो मोहन का खाता बनाते समय मोहन का नाम देखेंगे, तो मोहन का नाम देखिएगा, यहाँ पर पहली एंट्री में नहीं था, दूसरी में नहीं था, तीसरी में मोहन का है। मोहन धनी है तो धनी में क्रय खाते से लिख देंगे, धनी पक्ष में क्रय खाते से, धनी में क्या आ जाएगा, क्रय खाते से 1000 रुपये। इसके बाद देखिए मोहन का नाम और कहाँ आया, तो मोहन का नाम जहाँ जहाँ आया उसमें लिख देंगे। मोहन ये आया, मोहन ऋणी है तो ऋणी में रोकड़ खाते का 500 रुपये आ जाएगा। इसके बाद मोहन यहाँ पर ऋणी है, ऋणी में आ जाएगा क्रय वापसी खाते का 100 रुपये। अब मोहन की एंट्री कंप्लीट हो गई, इतनी एंट्री थी मोहन की। तो मोहन में देखें जब आपने टोटल किया यहाँ पर तो धनी पक्ष का यानी क्रेडिट पक्ष का टोटल 1000 है और 1000 के टोटल में से रफ पे आपने 500 रुपये और 100 रुपये दोनों को माइनस कर दिया, 600 रुपये को, तो 400 रुपये बचा। इस 400 रुपये को शेष आगे ले गए। यहाँ पर देखें ये मोहन का खाता क्या बता रहा है आपको, मोहन से आपने 1000 रुपये का माल ख़रीदा था जिसमें 500 रुपये नकद दे दी, उसको चुका दिए 12 अप्रैल को, और 100 रुपये का उसको माल वापस कर दिया। अब उसके रुपए, क्योंकि जिससे हम माल खरीदेंगे तो उसके हमारे ऊपर पैसे हैं, तो कितने रुपए आ गए, 400 रुपये उसके बचे हैं। अगर ये 400 रुपये कहें हम तो डेबिट बैलेंस है, यानी कि ऋणी
शेष है या धनी शेष है, ये भी आपको बताना है। तो देखें धनी का टोटल ज़्यादा था और धनी में से जब ऋणी को माइनस करा 400 रुपये जो बचा वो धनी शेष बचा। और धनी शेष का मतलब क्रेडिट शेष, क्रेडिट बैलेंस जितने भी होते हैं वो रुपया हमें किसी का देना होता है और डेबिट बैलेंस से रुपया हमें लेना होता है। ठीक है, तो इसे क्रेडिट में आप ट्रांसफ़र कर देंगे 400 रुपये, ये पैसे देना है। अब ओम प्रकाश का खाता बनाएंगे तो ओम प्रकाश का नाम आपको देखना है जर्नल में। तो जर्नल में देखें ओम प्रकाश का नाम आई थिंक एक ही जगह आया था, क्रय खाता ऋणी ओम प्रकाश का। ओम प्रकाश यहाँ पर धनी है, धनी में लिख देंगे क्रय खाते से, क्या लिख देंगे, क्रय खाते से। देखिए ओम प्रकाश का क्रय खाते से 1500 रुपये। अब देखिए क्रय खाते से 1500 रुपये लिखा आपने। अब यहाँ पर ओम प्रकाश का और कहीं नाम आया नहीं था तो यहीं पर टोटल कर लिया, ये टोटल 1500 रुपये धनी का आया और इधर ऋणी में कुछ है नहीं तो जीरो माइनस करा 1500 में तो शेष कितना आ गया 1500 रुपये। ये भी क्या है, ओम प्रकाश से माल क्रय किया तो इसका पैसा देना है। तो धनी शेष का मतलब है ये लोग हमसे पैसा लेने आएंगे, ये हमारे सब लेनदार हैं। जितने भी नाम का धनी शेष आए तो उन्हें पैसा, वो लोग हमसे पैसा लेने आएंगे, इसका मतलब हमें पैसा देना है। और ऋणी शेष जितने हों तो वो पैसे हमें देने आएंगे, यानी कि हमें पैसा लेना है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, इसके बाद नवीन कुमार का बनाएंगे। तो नवीन कुमार का देखिए नाम यहाँ पर दिया हुआ था एंट्री में आपका, नवीन कुमार। तो नवीन कुमार का, ये नवीन कुमार ऋणी है तो ऋणी में आ जाएगा विक्रय खाते का। देखो यहाँ पर नवीन कुमार का जब खाता बनाएंगे तो विक्रय खाते का लिख दिया आपने 1000 रुपये। अब नवीन कुमार का और कहीं नाम था नहीं तो ऋणी पक्ष का टोटल ज़्यादा था 1000 और धनी में कोई भी अमाउंट नहीं लिखी हुई है। तो 1000 में से जब कुछ नहीं घटेगा तो शेष कितना बचेगा, 1000 बचेगा। शेष आगे ले गए और शेष आगे लाए। अब इसका देखिएगा नवीन कुमार को क्योंकि उधार माल बेचा है तो वो कुछ समय के बाद हमें पैसे देने आएगा तो इसका ऋणी पक्ष का टोटल ज़्यादा था तो ये शेष जो है वो ऋणी शेष है, इसलिए अगले मंथ में ऋणी के नाम से उतर कर चला जाता है। यहाँ पर 28 मई गलत लिखी हुई है बल्कि 1 मई लिख दीजिएगा आप, डेट यहाँ पर 1 मई कर दीजिएगा क्योंकि 30 अप्रैल के बाद अगले मंथ की नेक्स्ट डेट में। इसके बाद हम फर्नीचर खाता बनाएंगे। तो देखें फर्नीचर का लिए फर्नीचर की एंट्रियाँ देखेंगे कहाँ कहाँ आई हैं। तो फर्नीचर खाता देखिए, फर्नीचर यानी कि ये एंट्री आपने बनाई थी रोकड़। फर्नीचर खाता ऋणी है तो ऋणी में आ जाएगा रोकड़ खाते का। जब अलमारी खाता बनाएंगे तो अलमारी खाता भी ऋणी है रोकड़ खाते का। देखो फर्नीचर और अलमारी दोनों में सेम यही बनेगा, फर्नीचर खाते में रोकड़ खाते का और यहाँ पर बैलेंस आ गया 3200। तो 3200 ये ऋणी है तो ऋणी बैलेंस आ गया आपका, यानी कि ऋणी का टोटल ज़्यादा था इसलिए डेबिट बैलेंस होगा 3200 आगे लाए, शेष आगे ले गए आगे लाए, ये लिख लिया। ऐसे ही अलमारी का भी सेम इसी तरीके से बनेगा, रोकड़ खाते का और 4150 शेष आगे ले गए आगे लाए। इसका भी देखिए ऋणी शेष है। देखिए ये ऋणी धनी शेष आप ध्यान रखें क्योंकि तलपट बनाने के समय हमें शेष को उठाकर ले जाना है और ऋणी को ऋणी में लिखेंगे तलपट के और धनी को धनी में, तलपट बन जाएगा, आपको बहुत ईजी हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूँ। क्रय वापसी, तो क्रय वापसी भी देखें, क्रय वापसी क्या है आपकी जर्नल एंट्री में, क्रय वापसी जो दी हुई है वो आपकी यहाँ पर देखिएगा, क्रय वापसी, ये क्रय वापसी धनी है तो धनी में लिख देंगे मोहन से 100 रुपये। मोहन से क्रय वापसी खाते में मोहन से लिख दिया 100 रुपये, यानी कि मोहन से माल वापस आया। इसे भी क्रय, क्रय वापसी, विक्रय और विक्रय वापसी ये सब व्यापार खाते में लिखते हैं, इनको भी व्यापार खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे 100 रुपये। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका वेतन। तो वेतन खाता जब बनाएंगे तो वेतन का नाम देख लीजिएगा, वेतन भी आपका ऋणी था तो वेतन कितने रुपए से ऋणी है 800 रुपये, तो 800 रुपये किसके नाम से लिखेंगे, रोकड़ खाते। यहाँ पर ध्यान रहे नाम तो रोकड़ खाते का लिखा जाता है लेकिन जो हम खाता बनाते हैं, वेतन खाता बना रहे हैं ना, धनराशि उसकी लिखी जाएगी 800 रुपये रोकड़ खाते का वेतन खाते में। वेतन खाते में देखिए यहाँ पर ये क्या लिख दिया, रोकड़ खाते का 800 रुपये, इसका टोटल ऋणी का करा। और वेतन आपका और कमीशन और आलेखन सामग्री ये सब चीज़ें जो हैं
या किराया, ये लाभ हानि खाते में, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं। प्रत्यक्ष व्यय व्यापार खाते में जाते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय लाभ हानि खाते में। अगले और डिटेल से इसको हम पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा इतना याद रखिएगा। तो रोकड़ खाते 800 रुपये, इसे लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर देंगे। इसके बाद आता है आलेखन, तो आलेखन भी वहाँ पर ऋणी है, ऊपर देख लीजिएगा आप। तो आलेखन भी रोकड़ खाते का 20 रुपये लाभ हानि खाते में। ऐसे ही आपका किराया भी ऋणी है, तो रोकड़ खाते का और लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे 750 रुपये। ठीक है, इसके लिए आप सबसे अच्छा करिएगा कि पहले आप क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में लिखने के बाद फिर आप जर्नल बना लीजिएगा और जर्नल से फिर लेजर में पोस्टिंग कर लीजिएगा। 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप सेल्फ अपने आप बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा जूम हो जाता है। ठीक है, 3-4 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, जितने भी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, BCom, MCom, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। बस आगे क्लास में थोड़ा सा इंग्लिश में ये वर्जन हो जाता है, इंग्लिश में सिखाया जाता है, और 10 तक के लिए ये हिंदी में सिखाया जाता है। तो हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं होना चाहिए। मैं इंग्लिश में ही भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में ही मोस्टली वैसे पढ़ाता था, लेकिन अब यहाँ क्योंकि हिंदी में पढ़ाना है इसलिए हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। तो कोई इशू नहीं हो, सीखना है आपको, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो। ठीक है, आपको आना चाहिए। तो कोशिश करिएगा इस वीडियो को आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए, जिससे इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और आप सारे स्टूडेंट, जो DIS महोदय ने जो आपको चैनल प्रोवाइड कराया, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी जितनी वीडियो पढ़ें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सब्सक्राइब के बाद के लिए इंग्लिश में SUBS लिखा होता सब्सक्राइब, उस सब्सक्राइब को आप क्लिक कर दीजिएगा, टच कर दीजिएगा। अगर बेल आइकन आता हो तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए, तो आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको हर वीडियो मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोग जानते हैं, और फिर भी लॉकडाउन की स्थिति में जो हमारे DIS महोदय हैं, उन्होंने हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, जिससे हम लॉकडाउन की स्थिति में भी, आप घर पर बैठे हुए, घर पर भी आपकी पढ़ाई कॉलेज की तरह ही हो रही है। कोई नुकसान नहीं हो रहा आपको, सारी पढ़ाई आपकी अच्छे से हो रही। आप लोग अच्छे से वीडियो देखते रहिएगा। और DIS आपको थैंक्स मैं बार बार कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमें एक अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करा दिया, जिससे बच्चों का भी कोई नुकसान नहीं हो रहा और सारे टीचर्स अच्छे से उन्हें सारा ज्ञान प्रोवाइड करा रहे, सारा सिलेबस भी उनका ईजिली हो जा रहा। थैंक यू।